हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ये जो एक महत्वपूर्ण साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ये वेव यानी तरंग। तरंगों में हम लोग इसके बारे में इसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे इसमें क्या है, कैसे है और क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तरंग कितने प्रकार की है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर इसको तरंग के अंतर्गत जो ये आती हैं, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्तीय, आयाम, इन सभी जो इसके महत्वपूर्ण पक्ष है जिनसे क्वेश्चन बनता है, इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये तरंग क्या है। दोस्तों, ये तरंग क्या होती क्या है? ये तरंगे एक ऊर्जा का माध्यम होते हैं, ऊर्जा को ले जाने का साधन होती हैं। अगर कहीं पर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, किसी विक्षोभ के कारण, किसी डिस्टरबेंस के कारण कहीं ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी ऊर्जा को फैलाने के काम यही करती हैं तरंगे। जैसे कहीं अगर आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो जो लहर के रूप में जाती है, तो यानी वो पत्थर की वजह से जो पानी में डिस्टरबेंस हुआ, उस डिस्टरबेंस को कम करने को, उस डिस्टरबेंस को पूरा जगह फैलाने का काम यही तरंगे करती है। और जैसे अगर कहीं आप आवाज़ सुन रहे हो कहीं स्पीकर में, तो स्पीकर का आवाज़ जो हवा में डिस्टरबेंस किया, तो हवा के कण जो है उस आवाज़ को, जो डिस्टरबेंस को फैलाने का काम करते हैं। वो जहाँ तक फैलती है वहाँ तक हमको सुनाई देती है। और यदि आवाज़ जो है यही जिधर हवा चल रही है उधर ज़्यादा फैल जाती है, तो यदि वही आवाज़ अगर जिधर की हवा चल रही है उधर ज़्यादा सुनाई देती है। ये तो यही होता है इन सब में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये तरंग, हम लोग जान लिए क्या होता है। यानी एक ऊर्जा का साधन होती है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है, यही होती है तरंगे। तरंगे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगे, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल वेव बोला जाता है, और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव, या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। हिंदी में इसे अयांत्रिक तरंगे बोला जाता है। इसे यांत्रिक तरंगे क्यों बोलते हैं, मैकेनिकल वेव? क्योंकि ये ऐसी तरंगे हैं, इनको एक जगह से, यानी इनको आगे बढ़ने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है, यंत्र, इसीलिए इनका यांत्रिक नाम रखा गया। यंत्र यानी साधन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई विकलांग हो गया, देख नहीं सकता, तो उसको भाई आगे बढ़ाने के लिए इसको कोई सपोर्टर चाहिए, या तो कोई मान लीजिए पैर से चल नहीं सकता तो उसके लिए बैसाखी वगैरह चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग हंसी मजाक में इसे विकलांग तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आगे बढ़ने के लिए बिना कोई अगर माध्यम नहीं होता है, अगर कोई साधन नहीं होता है, कोई यंत्र नहीं होता है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इनको एक जगह से, जहाँ से ये उत्पन्न हुई, इनको आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई माध्यम होना चाहिए, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तभी ये आगे बढ़ पाती हैं। यानी मैकेनिकल वेव क्या है, ये इसलिए इनको मैकेनिकल वेव कहा जाता है कि इनको संचरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और इसे नॉन मैकेनिकल वेव, इसे अयांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे आगे बढ़ने के लिए, ये जहाँ उत्पन्न हुई उससे आगे बढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना माध्यम की जो आगे बढ़ जाती है। जैसे लाइट हो गया, लाइट कहीं वो नहीं दिखेगा, हमें ठोस, द्रव, गैस रहेगा तभी आगे बढ़ोगे, या हवा रहे न रहे, वो आप लाइट मारोगे वो आगे बढ़ जाएगी। और यही होती है बहुत सी, यहाँ होते गामा किरणें, एक्स किरणें, ये अभी हम इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं। अब ये जो मैकेनिकल वेव होती हैं दो प्रकार की, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव, जिसे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे हिंदी में बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसे, ये क्या होता है ट्रांसवर्स वेव दोस्त? ट्रांसवर्स वेव ऐसी तरंगे होती हैं, ये आगे बढ़ने के लिए ये सीधा आगे नहीं बढ़ती हैं, अपने मेन पोजीशन से, जैसे उनको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यह ऐसे ऊपर नीचे यानी लंबवत गति करती हुई आगे बढ़ेंगी। ये ऐसे होते हैं, देख लीजिए पहले, ये मान लीजिए इनका मेन पोजीशन है, इनको यहाँ से यहाँ जाना है, ये ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, तो ये सीधे ऐसे नहीं चली जाएंगी। ये जो होता है लंबवत गति, ऐसे पहाड़ की तरह, खाई की तरह, फिर ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ती है। यानी इनका जो मेन पोजीशन है, इसे लंबवत गति करती हुई आगे बढ़ती है। एक बार ऊपर लंबवत गति करके फिर थोड़ा सा आगे आएंगे, नीचे आके फिर लंबवत गति करती हुई ये आगे बढ़ती हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, ये इनका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से जो इनका विस्थापन होता है, यानी ये लंबवत, मेन पोजीशन से जो इनकी अधिकतम लंबवत दूरी है, चाहे ये, पहले तो ये हम लोग ये देख लें, इसे कहते क्या है, जो ऊपर की तरफ हुआ है इसे हम लोग श्रृंग बोलते हैं, और नीचे की तरह जो अधिकतम विस्थापन हुआ है इसे हम लोग गर्त बोलते हैं, गड्ढा। यानी जो पहाड़ की तरह है ये श्रृंग है, और ये गड्ढे की तरह हो गया, इसे हम लोग गर्त बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड भी बोला जाता है। तो दोस्तों क्या हो गया,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो श्रृंग और गर्त यानी अपने मेन पोजीशन से जो अधिकतम दूरी पर, चाहे यहाँ अगर हम इसका अधिकतम दूरी लें तो यहाँ होगा, इधर अधिकतम दूरी लें तो यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, यानी यहाँ से यहाँ इसकी अधिकतम दूरी है। तो अपने मेन पोजीशन से जो अधिकतम विस्थापन हो गया, चाहे श्रृंग की तरफ या गर्त की तरफ, इसी को एम्पलीट्यूड या आयाम बोला जाता है। यहाँ मैंने लिखा है यहाँ यही आयाम। आयाम क्या होता है? अधिकतम विस्थापन यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, यही होता है आयाम होता है तरंग में। तो और हम लोग आइए देखते हैं ये तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को जो है ये लैम्डा से प्रकाशित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और ये तरंग दैर्घ्य होता क्या है दोस्त, कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग की लंबाई हम कह सकते हैं, यानी तरंग की लंबाई क्या है वही होती है तरंग दैर्घ्य। और ये क्या होता है कि तरंग जो है, तरंग की लंबाई क्या होती है? दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है यही जो होती है तरंग दैर्घ्य होती है। यानी देख लीजिए दोस्त, दो श्रृंग ले लें, श्रृंग ऊपर हो गया, या तो गर्त ले लें, ये भी गर्त हो गया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, या हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी दो लगातार गर्त या दो लगातार श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है यही तरंग दैर्घ्य होती है। अगर हम लोग यानी इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है दोस्त? इतनी है। अगर इस तरंग की बात करें तो इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी है, यानी दो लगातार गर्त या दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगी वो उतना दूर तक जाएगी। इसीलिए कहा जाता है जो लाल कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, वो बहुत दूरी तक जाती है। उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम होगी। तो इसीलिए जो लाल कलर होता है उसका रेड लाइट ट्रैफिक वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि भाई रेड में खतरे के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि दूर से भी दिखाई देता है। इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी लंबी होती है, बहुत दूर तक इसकी जाती है और दूर से ही ये लाइट दिखाई देती है। यानी तरंग दैर्घ्य लाल कलर जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है और आवृत्ति कम होती है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति आपस में उल्टा होते हैं। तो हम लोग ये देख लिए ये क्या है, दो लगातार गर्त या श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर आवर्तकाल की बात करें हम लोग, तो आवर्तकाल होता है ये जो तरंग होती है एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है इसी को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कितना समय एक चक्कर पूरा करने में ले लेती है। तो ये देखिए चक्कर क्या है इसका, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचना इसका एक चक्कर है। यानी एक श्रृंग पूरा कर लेगी और एक गर्त लगातार एक श्रृंग और एक गर्त पूरा कर लेने को ही एक चक्कर कहा जाता है। तो यानी एक चक्कर में जितना ये समय लेती है एक चक्कर पूरा करने, जैसे आप एक 400 राउंड के गोला में आप दौड़ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से आप चले और फिर आते आते यहीं पहुँच गए, तो इसी को आवर्तकाल कहा था। आप कितने समय में अपना चक्कर पूरा कर लिए, यही आवर्तकाल होती है। तो यहाँ क्या होता है दोस्त, तो यहाँ हम लोग आवर्तकाल इसको देख लिए, यानी एक चक्कर पूरा करने में पर सेकंड कितना राउंड हो रहा है। यानी ऐसे नहीं कह सकते कि एक मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, यही हो गया आवर्तकाल। अगर हम लोग आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है ये होता है ये आवृत्ति हो जाती है। यानी एक सेकंड में मान लीजिए ये 3 चक्कर ऐसे ऐसे लगा तो इसकी आवृत्ति 3 हो जाएगी। एक सेकंड में ये 10 चक्कर ऐसे ऐसे करके लगा लिया तो इसकी आवृत्ति 10 हो जाएगी। यही होता है इसमें, एक सेकंड में कितना ज़्यादा चक्कर लगा ले रहा है तरंग, वही उसकी जो है आवृत्ति हो जाती है। और इसकी एक खास बात और है, ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ये जो होता है सॉलिड और लिक्विड केवल में जा सकती है, ये हवा में नहीं चल सकती हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए केवल सॉलिड और लिक्विड रहेगा तभी आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। ये हवा के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जैसे पानी में ये उत्पन्न हो जाती हैं, या तो आप कहीं से इसे घंटी बजाओ तो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि जो आवाज़ होती है ये हवा के माध्यम से चलती है, तो ये पानी में उत्पन्न होती हैं। ये हो गया। और अगर हम लोग ये बात करें ये लॉन्गिट्यूडनल की, लॉन्गिट्यूडनल में इसे हिंदी में जो है अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। इनको अनुदैर्घ्य तरंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये सीधा जाती हैं, ये उसकी तरह लंबवत करके नहीं जाती हैं। इनको जैसे यहाँ से और यहाँ जाना है तो ये सीधा ऐसे अपने ही रास्ते से सीधा सीधा पहुँच जाती हैं। ये क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये साउंड वेव ध्वनि
जो ध्वनि वेव तरंगे होती हैं, साउंड वेव, उसमें ये पाई जाती हैं। और ये क्या होता है, ये जो इसमें क्या होती है दोस्त, ये साउंड वेव में ज़्यादा पाई जाती है। तो यही होता है इनका जो है लॉन्गिट्यूडनल का। लॉन्गिट्यूडनल वेव हुए क्या, ये इनको संचरण करने के लिए लंबवत दूरी नहीं करना, लंबवत नहीं दूरी गति करना पड़ता है। ये सिर्फ अपने मेन पोजीशन से और जो उनका टारगेट पोजीशन है वहाँ से सीधा गति करती हैं। यही होता है इनका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें अंतर हम लोग देख लिए, इसके अंतर्गत जो था सब मैंने बता दिया। और ये साउंड वेव, इसको मैंने बताया, ये साउंड वेव इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि साउंड वेव को जाने के लिए एक जैसे होता है, साउंड वेव जो होती है इनको हवा चाहिए। जैसे अगर आप जैसे चंद्रमा पर आप कहीं चले गए तो चंद्रमा पर वो हवा नहीं होता है, तो वहाँ एक दूसरे की लोग आवाज़ नहीं सुन सकते, तो वहाँ लोग लिख कर बातें करते हैं कॉपी पेन के माध्यम से। तो इसीलिए जो होता है, जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं स्पीकर के माध्यम से, तो स्पीकर जो है वो हवा के पार्टिकल जो उसको डिस्टर्बेंस करा है, वो कंपन होकर आपके कानों में टकरा रहा है, इसलिए आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो है नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे मैंने पहले बताया, इनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न ही ठोस, न ही द्रव, न ही गैस, कोई भी इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये तरंगे कौन कौन सी होती हैं, गामा किरण, एक्स किरण, पैराबैग्निक, या फिर दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, या जो रेडियो वेव होती है। तो अगर हम लोग इसके कुछ तरंगों के बारे में बात कर लें, जो रेडियो वेव होती है, ये जो है हम लोगों का दूर संचार या दूरदर्शन, रेडियो, जो हम लोग रेडियो वगैरह सुनते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। ये इनकी तरंग दैर्घ्य इतनी ज़्यादा लंबी होती है, क्यों, ये जाती है आयन मंडल से टकरा कर आती हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को जो रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन जो है लाती हैं। यानी यही वेब जो होती हैं, यही वेब जो है दूरदर्शन या रेडियो के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखते होंगे अगर कभी कभी कि हम लोग का डीटीएच जो होता है, ख़राब मौसम होता है, तो उसमें डीटीएच जो है साफ़ नहीं पकड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि यही रेडियो तरंगे जो होता है आती हैं, तो जो पानी की बूंदें होती हैं उनको टकराती हैं, और पानी की जो बूंदें होती हैं, बारिश वारिश होती रहती है तो झिलमिलाता है ना, तो वही जो है इसको डिस्टर्ब कर देती है, तो ठीक से जो हम लोग का सिग्नल नहीं पकड़ पाता है। तो यही हो गई। और गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें, अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, आवृत्ति। इधर आवृत्ति बढ़ रही है, इधर आवृत्ति, अगर इधर सीधर आवृत्ति जाएंगे तो आवृत्ति घट रही है, सॉरी मैं गलत बोल दिया। सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसकी है, तब इसकी है, तब इसकी है, तब इसकी है, यानी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति इधर है, और इसका उल्टा क्या है, इसके उल्टा तरंग दैर्घ्य है। यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य आपस में उल्टा होता है। यानी यहाँ से देखेंगे सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसकी है, तब इसकी है, तब इसकी, सबसे कम इसकी। अगर तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव, माइक्रोवेव जो होता है, रिमोट हम जो यूज करते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। और दृश्य किरणें जो है लाइट होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, जो सनलाइट वगैरह होती हैं उसमें। और पैराबैग्नी भी होती है। एक्स किरणें हम लोग जानते हैं उपचार में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये हानिकारक भी होती हैं। इनको बार बार जो है प्रयोग करने से जो है त्वचा में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये देख लिए सबसे ज़्यादा जो है ये भारी होती है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गामा किरणों में। तो हम लोग यही कुछ था इसमें देख लिए। तो इसमें देखिए तरंग दो प्रकार की, मैकेनिकल वेव और जो है नॉन मैकेनिकल वेव ये थी, और मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो थी इसमें। तुम लोग ये देख लिए। तुम मिलते हैं किसी